एक शायर जो जिंदगी भर इश्क और मजहब के दरमियान मौजूद पतली लकीर पर चलता रहा, जिसकी जिंदगी में महबूब की जुल्फ की छाँव भी रही और जिसने अपने मजहब के लिए जान देने की भी ख्वाहिश की। एक शायर जो एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नुजूम, न्यूमरोलॉजी यानी इल्मुल आदाद और मेडिकल साइंस यानी तिब का भी ऐसा स्टूडेंट रहा, जिसकी वजह से गालिब जैसे शायर को भी उस पर रश्क आया। एक शायर जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी बादशाहों के कसीदे लिखने से बचता रहा। एक शायर जिसने अपने मरने की तारीख मरने से पहले ही बता दी थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उर्दू के एक बेमिसाल निराली धज के शायर मोमिन खां मोमिन की, जिनकी जिंदगी अनोखे वाकयात से भरी हुई है, जिनके बारे में ये किस्सा बहुत मशहूर है कि गालिब ने उनके एक शेर पर अपना पूरा दीवान देने की बात कही थी, जिनके बारे में गालिब ने कहा था कि मैंने और मोमिन खां मोमिन ने साथ साथ शायरी शुरू की थी। सन 1759 में दिल्ली पर शाह आलम की हुकूमत थी। कश्मीर से दो भाई हकीम कामदार खां और हकीम नामदार खां दिल्ली आए। दरबार में उन्हें जगह मिली और जागीर में नारनौल का इलाका बख्शा गया। उन्हीं नामदार खां के बेटे हकीम गुलाम नबी के यहाँ सन 1800 में मोमिन खां की पैदाइश मोहल्ला कूचा चैला में हुई। गुलाम नबी खां और उनके ख़ानदान के दूसरे लोगों को हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी से दिली लगाव था। इसीलिए मोमिन की पैदाइश पर उनके कान में अब्दुल अजीज़ साहब ने ही अजान दी और उनका नाम मोमिन रखा। हालांकि घर वालों ने पहले उनका नाम हबीबुल्लाह रखा था। मोमिन की शुरुआती तालीम घर पर हुई और बाद में उन्हें शाह अब्दुल कादर साहब के मदरसे में अरबी की तालीम के लिए दाखिल कर दिया गया। मेडिकल यानी तिब की तालीम उन्हें घर पर ही मिली, क्योंकि ये उनका ख़ानदानी पेशा था। इल्म नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी में उनकी दिलचस्पी छोटी उम्र से ही थी। मोमिन के कुछ किस्से इस हवाले से मशहूर हैं। एक किस्सा तो ये है कि एक बार हकीम सुखानंद रकम के साथ मोमिन अपने घर पर शतरंज खेल रहे थे। खेल के बीच में ही कहने लगे कि सामने की दीवार पर जो छिपकली है उसका जोड़ा जब पूरब से आएगा, उस वक्त मैं आपको मात दे दूंगा। थोड़ी देर में एक कपड़ा बेचने वाला वहां आया और अपना कपड़ा दिखाने लगा। अब हुआ ये कि उसने जैसे ही गठरी खोली, उसमें से एक छिपकली निकली और दीवार पर पहुंच गई। जब कपड़े वाले से पूछा गया कि वो कहाँ से आ रहा है, तो उसने बताया कि वो पूरब से आया है। इसी तरह का एक और दिलचस्प किस्सा है कि एक बार एक शख्स ने मोमिन के पास आकर कहा कि उसके घर से जेवर चोरी हो गए। मोमिन ने उसे हिसाब लगाकर बताया कि वो चोरी नहीं हुए हैं, बल्कि उसके घर में ही कहीं मौजूद है, और इसके साथ ही उसके घर का नक्शा बनाया और ये भी बताया कि जेवर घर में कौन से कमरे की किस मचान पर रखे हैं। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मोमिन ने अपने मरने की खुद ही तारीख निकाली थी। तारीख निकालना दरअसल उस कला को कहते हैं कि आप किसी लफ्ज, किसी जुमले या मिसरे या शेर को इस तरह कहें कि उससे कुछ खास नंबर निकलें जो किसी घटना की तरफ इशारा करें। जैसे कि मोमिन ने अपने मरने की तारीख दस्तो बाजू बशिकस्त से निकाली थी और इससे अरबी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1268 नंबर निकलते हैं, और मोमिन उसी इस्लामी साल यानी 1268 हिजरी में इस दुनिया से रुखसत हुए। दरअसल मोमिन का पाँव छत से फिसल गया था और उनके हाथ पाँव टूट गए थे, और तभी उन्होंने कह दिया था कि वो उसी बरस यानी अगले 5 दिन या 5 महीनों में मर जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। शतरंज और मौसीकी यानी संगीत से भी उन्हें खास लगाव था। उनका मशहूर शेर है, उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। कहा जाता है कि दिल्ली के मशहूर बीन बजाने वाले मीर नासिर ने मोमिन के मरने पर अपनी बीन उठाकर रख दी कि अब दिल्ली में इसका कोई कदरदान बाकी नहीं बचा है। शतरंज के मामले में तो एक बार गालिब ने मौलाना फजल खैराबादी से कहा कि आखिर आप मोमिन से शतरंज में हार क्यों जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मोमिन एक भेड़िया है, उसे अपनी ताकत की खबर नहीं है। अगर वो इश्क व आशिकी के किस्सों को छोड़कर इल्मी काम करे, तब उसके दिमाग की हकीकत मालूम होगी। मोमिन खूबसूरत आदमी थे, कपड़े भी खूबसूरत पहनते थे। फरतुल्ला बेग ने उनके बारे में लिखा है, लंबा कद था, सुर्खो सफ़ेद रंग जिसमें सब्जी झलकती थी, बड़ी बड़ी रोशन आंखें, लंबी लंबी पलकें, खिंची हुई भवें, लंबी पतली नाक, पतले पतले होंठ, उन पर लाखा जमा हुआ, मस्सी से रंगे दांत, हल्की हल्की मूछें, छिदरी दाढ़ी,
भरे भरे बाजू, पतली पतली कमर, चौड़ा सीना और लंबी उंगलियां, सर पर घूंघर वाले लंबे लंबे बाल, काकुलों की शक्ल में कुछ तो पीठ पर और कुछ कंधों पर पड़े हुए, कान के करीब थोड़े से बालों को मोड़कर जुल्फें बना ली थी। बदन पर शरबती मलमल का नीची चोली का अंगरखा पहनते थे। उसके नीचे कुर्ता नहीं पहनने की वजह से जिस्म के कुछ हिस्से दिखाई देते थे। गले में काले रंग की डोरी में बंधा एक सुनहरे रंग का तावीज होता था। काकरेजी रंग के दुपट्टे को बल देकर कमर में लपेट लिया था और उसके दोनों कोने सामने पड़े हुए थे। मोमिन के बारे में आम तौर पर यह सोचा जाता है कि वो बहुत अमीर आदमी थे, मगर ऐसा नहीं था। उनके ज़माने तक उनको जो ख़ानदानी वजीफ़ा सरकार की तरफ से मिलता था, वो चौथाई रह गया था, मगर मोमिन ने उसी पर गुजारा किया। अपने ख़त में उन्होंने अपनी परेशान हाली के बारे में कुछ इस तरह लिखा है कि अगर नाइंसाफ़ दुनिया ये भी ना देख सके और नाकद्र ज़माना बिस्तर खाक से भी एक दर्जा नीचे बिठाए, एक नया जुल्म जो पुराने दुश्मन यानी तकदीर ने किया है कि थोड़ी सी ज़मीन जो मुझे माँ की तरफ से विरासत में मिली थी, वो भी ज़बरदस्ती छीन ली। एक और ख़त में लिखते हैं कि वतन और वतन के लोगों से दूर होने पर राज़ी हो गया हूँ। सामान्य सफ़र की फ़िक्र में दिन गुजरता है और रास्ते के खर्चों के ख्याल में वक्त कटता है। मोमिन की शादी सन 1823 में एक जमींदार खानदान में हुई। ये शादी नाकाम रही और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से निभा नहीं सके। मोमिन आशिक मिजाज आदमी थे और बीवी को उनकी ये रंग रलियां बिल्कुल गवारा नहीं थी। लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह दोनों में निभाने की कोई सूरत पैदा हो जाए, मगर जब दिमाग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों तो लाख कोशिशों पर भी कोई जोड़ा हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकता है। इस शादी के नाकाम होने के बाद मोमिन की दूसरी शादी दिल्ली के मशहूर शायर ख्वाजा मीर दर्द के नवासे ख्वाजा मीर नसीर की बेटी से हुई थी। उनका नाम अंजुमनुन निसा बेगम था। मोमिन की औलादों में उनका बस एक लड़का और लड़की थे। लड़के का नाम अहमद नसीर खां था और लड़की का नाम था मोहम्मदी बेगम। शायरी मोमिन ने 16 बरस या उससे भी पहले शुरू कर दी थी। शुरुआत में शाह नसीर से अपने कलाम पर इस्लाह ली, मगर बाद में उनके रंग से अपना रंग अलग कर लिया। अपनी जिंदगी में उन्होंने रामपुर, सहसवान, बदायूं, जहांगीराबाद, सहारनपुर, फिरोजपुर, झज्जर और सरधना के सफर किए थे। मोमिन के इश्क की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि उन्होंने कुल 6 मसनवियाँ लिखी और हर मसनवी में अपने अलग इश्क की दास्तान नकम की है। उनकी महबूबाओं के नाम यूं तो किसी को नहीं मालूम, मगर तस्करा गुलशन बेखार में एक महबूबा उम्मतुल फातिमा का जिक्र मिलता है, जिनसे मोमिन का इश्क काफी लंबा चला था। कहा जाता है कि मोमिन एक दिन सैर के लिए जा रहे थे कि एक मकान के सामने खिड़की से इशारा हुआ। मोमिन ने मिलने का रास्ता पैदा करने के लिए रोज मुलाकात की तमन्ना में वहां जाना शुरू कर दिया। एक दिन मोमिन के घर पर उसी घर से एक मोहतरमा इलाज कराने की गरज से आई। मोमिन ने पूछा, मरज क्या है? तो उन्होंने कहा कि नब्ज देख लो तो शायद मरज का पता चल जाए। बस इतनी बात थी कि इलाज करने वाला खुद बीमार हो गया। मोमिन की ये महबूबा शायरी भी करती थी। उनका तखल्लुस साहब हुआ करता था। बहरहाल देखा जाए तो मोमिन की जिंदगी में उन्हें कई बार इश्क हुआ, मगर हर इश्क की उम्र बहुत लंबी नहीं हुई। खुद उन्होंने अपने 2 शेरों में ये बात लिखी है। आए गजाले चश्म सदा मेरे दाम में, आए गजाले चश्म सदा मेरे दाम में, सयाद ही रहा मैं गिरफ्तार कब हुआ। यानी बहुत सी खूबसूरत औरतें मेरे दाम में आई, ऐसा कम हुआ है कि मैं किसी के इश्क में गिरफ्तार हुआ, बल्कि उन्हें ही मुझसे मोहब्बत हुई। आगे लिखते हैं, माशूक से भी हमने निभाई बराबरी, वहाँ लुत्फ कम हुआ तो यहाँ प्यार कम हुआ। यानी जब तक उस तरफ से मोहब्बत मिलती रही हमने भी मोहब्बत निभाई, वहां अगर बेजारी या उदासीनता आई तो हमने भी प्यार कम कर दिया। अपनी आखिरी उम्र में मोमिन मजहब की तरफ ज्यादा झुक गए और बाकायदा पाबंदी से नमाज रोजा करने लगे। सन 1851 में एक दिन वो अपनी छत पर होने वाली मरम्मत की निगरानी कर रहे थे कि अचानक पांव फिसला और नीचे गिर पड़े और इसी वजह से उनकी मौत हुई। उम्मीद है कि आपको मोमिन खां मोमिन पर बनाया हुआ हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें आज ही फॉलो कीजिए और अब आप अपनी किताब की ऑडियो बुक अदबी दुनिया पर अपलोड करवा कर उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप शायर हों, फिक्शन राइटर हों या नॉन फिक्शन राइटर, अपनी किताब को मुनासिब कीमत पर हमसे रिकॉर्ड करवाइए।
हम न सिर्फ आपकी किताब रिकॉर्ड करेंगे बल्कि उसे अगले 3 महीनों तक 10 रील्स बनाकर लोगों तक पहुंचाएंगे। डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।